हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग फिर से जुड़े हैं, डिस्कस करेंगे 28 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहेंगे। पहले कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, देन हम उससे रिलेटेड जो भी डिटेल न्यूज़ रहेंगे उसकी एनालिसिस करेंगे। आप सबको पता है करंट अफेयर्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करंट से पूछे जाते हैं, कभी कभी करंट से रिलेटेड स्टैटिक से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जाते हैं। तो हम हमारे सेशन वैसे ही रखते हैं कि हमारे करंट के साथ साथ हम उससे रिलेटेड जो स्टैटिक डेटा है वो भी साथ साथ चलते रहें। डन। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? अगर आप मेरे सेशन को डेली देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, तो आपको पता होगा, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन। तमिलनाडु हैज़ कोलैबोरेटेड, किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है, विद विच कंट्री, कौन से कंट्री के साथ किया है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑन अ स्मार्ट टेक प्रोजेक्ट एम्ड एट सस्टेनेबल वाटर। सस्टेनेबल का मतलब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे आप लोग। सस्टेनेबल क्या होता है कि हम अभी के लिए, हम हमारे आज के लिए जो भी कर रहे हैं वो ऐसे करें, इतने स्मार्टली तरीके से करें कि जो हमारा नेक्स्ट आने वाला जनरेशन है उनके पास भी वो सारे रिसोर्सेज एज इट इज़ उपलब्ध हो। मीन्स हम हमारे आने वाले जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए भी सारी चीज़ें बचा के रखें कि उनकी लाइफ भी आराम से निकले। डन। तो कैसा सस्टेनेबल करना है? वाटर का वेस्ट मैनेजमेंट करना है एंड रिसोर्स मैनेजमेंट करना है। जो भी रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हमारे पास उपलब्ध है, उन सबको मैनेज करना है। ये सस्टेनेबल चीज़ के लिए तमिलनाडु ने किस कंट्री के साथ में कोलैबोरेशन किया है? इससे पहले कंट्रीज देख लेते हैं हम लोग। क्या है हमारे पास? सबसे पहले फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। और यहाँ की करेंसी क्या है? देखो, जब भी कंट्री आती है तो एक काम किया करो, उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी हाथों हाथ लिखते चले जाया करो, लर्न कर लिया करो, रिकॉल कर लिया करो। उससे क्या होगा कि अलग अलग कंट्री, देखो अलग अलग हम देखें तो 190 से ज़्यादा कंट्रीज़ है, कैसे याद करोगे? पर क्या कभी कभी जैसे जैसे ऑप्शंस में आते हैं तो ऑप्शन में हम हाथों हाथ चलते रहे तो हमको हमारा टाइम भी नहीं लगता, उतना एफर्ट भी नहीं लगता, और हमें डेली रिवाइज होता जाता है, याद होता जाता है। पेरिस यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? यूरो। नेक्स्ट बात करते हैं रसिया। रसिया कैपिटल क्या है? मॉस्को। ओके, मॉस्को। यहाँ करेंसी क्या चलती है? रूबेल। डन। उसके कुछ करेंसी तो उस गाने से याद हो गया होगा आपको। हेरा फेरी का एक सॉन्ग है, रूस का रूबल देखा, जापानी येन देखा, है ना? तो येन रूबल, फिर भी मन को भाया इंडियन रुपया। डन। चलो, यूके कहाँ है? यूके का कैपिटल बनेगा आपका लंदन। लंदन की करेंसी क्या है? पाउंड है। ठीक है, पाउंड है, स्टीरलिंग पाउंड है। आगे हम बात करते हैं यूएस की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन DC। यहाँ पे करेंसी क्या चलती है? US डॉलर। हम सबको पता है US डॉलर। आधी से ज़्यादा दुनिया ट्रेड किस में करती है? डॉलर के अंदर ट्रेड करती है। ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु ने कौन से कंट्री के साथ इसके लिए टाई अप किया है? किसके साथ किया है? यूके के साथ टाई अप किया है। कौन सी कंट्री के साथ किया है? यूके के साथ। आगे चलते हैं हम लोग, अभी कुछ देखते हैं रिसेंट MOUs, और भी जो स्टेट गवर्नमेंट्स रहे हमारे इंडिया के, अलग अलग स्टेट्स ने कुछ MOU साइन करी है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के साथ। तो क्या क्या किया है एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने ये सारी के सारे न्यूज़ हम देख चुके हैं पहले से। ओके, हर एक चीज़ हम डिटेल में, अगर आप हमारे सेशन से जुड़े रहते हैं तो आपको हर एक जो भी न्यूज़ है वो आपको डिटेल एनालिसिस आपको मिलती रहेगी। अब हम एक बार फास्ट फॉरवर्ड में, रैपिड फायर में एक बार बाकी के MOU जो भी रहे स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड वो डिस्कस करते हैं। अशोक लीलैंड, ठीक है, जो अशोक लीलैंड है उसने साइन किया है एक MOU किसके साथ? यूपी गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ अशोक लीलैंड ने एक MOU साइन किया है। किसके लिए? टू सेटअप इंटीग्रेटेड ई बस प्लांट।
इलेक्ट्रॉनिक बस का जो बसेस जो प्लांट है उसको सेटअप करेगा, कौन करेगा? अशोक लीलैंड करेगा। कहाँ करेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के साथ में किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास उड़ीसा गवर्नमेंट ने साइन किया है क्या? एक MOU किया है विथ 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स। जो 6 पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, कौन कौन सी बैंक रही थी? हम पूरा सेशन अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, अभी हम सिर्फ रैपिड फायर में चलेंगे। 6 बैंकों के साथ, जो पब्लिक सेक्टर यानी 6 सरकारी बैंक है उसके साथ उड़ीसा गवर्नमेंट ने इकोनॉमी से रिलेटेड अपने है ना डेवलपमेंट के लिए, उड़ीसा गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के लिए MOU साइन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसके साथ साइन किया है? जर्मनी प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल के साथ। ठीक है, महाराष्ट्र ने किसके साथ किया है? जर्मनी प्रोफेशनल एसोसिएशन फुटबॉल के साथ। नेक्स्ट हम बात करते हैं द झारखंड गवर्नमेंट। झारखंड गवर्नमेंट ने साइन किया है किसके साथ? TCPL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा किसको? झारखंड को। लिमिटेड टू सेटअप कंट्रीज फर्स्ट, इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल प्रोजेक्ट। हाइड्रोजन फ्यूल प्रोजेक्ट देखो न्यूज़ में क्या है, झारखंड है। झारखंड गवर्नमेंट ने क्या साइन किया है? MOU साइन किया है। किसके साथ किया है? TCPL के साथ। एक ग्रीन एनर्जी प्रोवाइड करती है ये कंपनी TCPL, उसके साथ किया है। क्यों किया है? फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल प्रोजेक्ट लगाना है। कहाँ पे लगेगा? जमशेदपुर के अंदर। जमशेदपुर टाटा, अगर पता हो आपको, जमशेदपुर टाटा के नाम से ही ये सिटी फेमस है। यहाँ टाटा का बहुत बड़ा प्लांट है। ठीक है, जमशेद सिंह जी टाटा, अगर ये भी सुना है आपने तो। नेक्स्ट ISB साइंड MOU। ISB ने साइन किया MOU किसके साथ? गोवा गवर्नमेंट का, गोवा गवर्नमेंट के साथ नॉलेज पार्टनरशिप के लिए। किसके लिए? नॉलेज पार्टनरशिप के लिए किसने साइन किया है? ISB ने किसके साथ किया है? गोवा गवर्नमेंट के साथ। डन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द iStart। क्या नाम है? iStart। iStart जो टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है, कौन से गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? टू पूछ द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट। बेसिकली ये क्या है? iStart जो है एक स्टार्टअप कंपनी है, उसकी इनिशिएटिव है। एक स्टार्टअप कंपनी है, कहाँ की है? जयपुर की। ओके, एक स्टार्टअप कंपनी है जयपुर की, उसका इनिशिएटिव है। इसका काम क्या है? ये जो जॉब सीकर्स हैं, साथ ही साथ जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी? जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स है, उन दोनों को एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगी जिसके अंदर हर एक चीज़ अवेलेबल होगा। आपको कैसी जॉब चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन है, किस सिटी के अंदर चाहिए, कितना आपके पास एक्सपीरियंस है। आपने इंडीड देखा होगा, है ना? अगर आप इंडीड से आप वाकिफ़ होंगे, लिंक्डइन से आप वाकिफ़ होंगे, लिंक्डइन से काफ़ी वाकिफ़ होंगे, तो वो चीज़ें क्या होती है, जैसे वो एक प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसके अंदर हम हमारे एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, हमने कहाँ कहाँ जॉब किया है, हमारी जॉब प्रेफरेंस डाल सकते हैं, हमें कैसी जॉब चाहिए, वो सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करेगी ये iStart। कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे अभी हमने बात करी कंट्री आते हैं उसके कैपिटल जानना है, वैसे ही स्टेट आते हैं उसका कैपिटल तो सबको याद होगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ, गुजरात का गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर, महाराष्ट्र का मुंबई। हम सबको कैपिटल्स बहुत अच्छे से याद है। एक बार हम लोग CM चलते हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ की कौन है? ओके, है चीफ मिनिस्टर कौन है एक बार देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के CM तो सबको ही पता होगा, उत्तर प्रदेश के CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे। ओके, क्या नाम है? एकनाथ शिंदे। अब यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल।
भूपेंद्र भाई पटेल कौन है, सीएम है गुजरात के, और गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, यहाँ लिख देती हूँ आचार्य देवव्रत। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान की गवर्नर कौन है, यहाँ मैं लिखती हूँ आपकी गुजरात। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। राजस्थान की गवर्नर कौन है, कलराज मिश्रा। ओके, महाराष्ट्र की गवर्नर कौन है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। डन, चलते हैं हम लोग, नहीं पहले आंसर तो जान लो। कहाँ रहा है, जयपुर सिटी के अंदर रहा है, तो कौन सा स्टेट होगा, राजस्थान। ओके, जयपुर, राजस्थान की कैपिटल जयपुर, राजस्थान में रहा है। ओके, इन अक्टूबर 2023 द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द MOU बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन द डेवलपिंग सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन। देखो, सेमी कंडक्टर सप्लाई चेन की बात करें तो इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा काम कर रही है। किसके ऊपर काम कर रही है, सेमी कंडक्टर के ऊपर। हमारी जो इंडिया है, हमारा जो भारत है, देखो अपन क्या हर एक चीज़, अगर अभी अपन बात करें तो अपना पूरा कंट्री किस पे बेस्ड है, डिजिटल वर्ल्ड पे, पूरा दुनिया की बात करें, ठीक है, द होल वर्ल्ड किस पे बेस्ड है, फिलहाल डिजिटल हो रखा है। और डिजिटल होने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, अब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बनाने के लिए क्या चाहिए, सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सेमीकंडक्टर के बिना हम ICs नहीं बना पाएंगे, चिप्स नहीं बना पाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं बनी तो मदरबोर्ड नहीं बन पाएगा। आपको पता है आपका PC जो है, लैपटॉप है, ये सब क्यों चलता है, क्योंकि उसके अंदर मदरबोर्ड होता है। आपका फ़ोन क्यों चलता है, उसके अंदर मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के लिए क्या चाहिए, IC चिप्स चाहिए। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट चाहिए। इंटीग्रेटेड सर्किट अगर आपको चाहिए तो इसके लिए हमें क्या होता है, हमें सेमीकंडक्टर्स, ये जो इंटेल कोर प्रोसेसर वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, बाहर की कंट्री से हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो सरकार क्या चाहती है कि अब ये जो सेमीकंडक्टर वाला जो खर्चा है हम नहीं करें, हम इसे अपने ही इंडिया में इंडिजीनियसली, हमारे भारत, आत्मनिर्भर भारत का ही पार्ट समझ लो कि इंडिया में ही ये चीज़ की जाएगी। और फिर क्या होगा कि हम दूसरी कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि अपना इकोनॉमी सुधरेगा, अपना GDP और ज़्यादा बूस्ट होगा, हम दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड नहीं रहेंगे ऐसी चीज़ों के लिए। तो सेमीकंडक्टर की बात करें तो इंडिया ने सबसे पहले सेमीकंडक्टर के मामले में किसके साथ टाई अप किया था, तो जो पहला कंट्री था जिसके साथ टाई अप किया था वो था US। सेकेंड जो कंट्री है कौन है, जापान, ठीक है। फर्स्ट कंट्री कौन है, US, सेकेंड कंट्री कौन है, जापान। अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें देख लो, ऑस्ट्रेलिया, अपने पास क्या है कि मैंने क्या कहा, जैसे ही कंट्रीज आती है उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी देख लिया करो। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। जापान की कैपिटल क्या है, टोक्यो। US की कैपिटल क्या है, वॉशिंगटन DC। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल। ओके, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल। साउथ कोरिया में करेंसी क्या चलती है, एक बार करेंसी देख लेते हैं। करेंसी भी एग्जामिनर हमसे पूछता है, करेंसी क्या चलती है, वॉन। ओके, साउथ कोरियन वॉन चलती है कहाँ, साउथ कोरिया के अंदर। और अगर हम बात करें वॉशिंगटन, US में क्या चलता है, अभी हमने डिस्कस किया था, US डॉलर चलता है। अगर हम बात करें जापान भी हमने अभी उस गाने से देखा था, जापानी येन देखा, रूस का रूबल देखा, तो जापानी क्या होता है, येन होता है। ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है, यूरो। ऑस्ट्रेलियन यूरो चलता है कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। डन, ये चीज़ें हो गई, हमें समझ में आ गई, चीज़ें रिवाइज हो गई। एक तरीके से स्टैटिक न्यूज़ है, ज़रूरी नहीं है कि आपसे एग्जामिनर यही पूछे कि सेमीकंडक्टर वाला जो है कौन सी कंट्री के साथ किया गया है, किस कंट्री के साथ किया गया है, जापान के साथ किया गया है। आपसे सीधा ये पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए जिसका जापान के साथ टाई अप किया है, आपको जापान की करेंसी बतानी है। जापान की करेंसी क्या है, तो आपका आंसर क्या होगा, येन।
अभी एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चंस नहीं पूछता, क्योंकि एग्जामिनर को पता है जो टू द पॉइंट चीज़ें हैं वो तो बच्चा पढ़ के आएगा, वो उससे डीप उसमें घुसी हुई जो बात होती है वो चीज़ें एग्जामिनर आजकल ज़्यादा पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अभी क्या है, रिसेंटली साइंड एमओयू, अभी हमने कुछ एमओयूज देखे थे, तो क्या था कि इंडिया की जो डिफरेंट स्टेट्स ने साइन किया था, अब इंडिया ने जो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, अलग अलग देशों के साथ साइन किया है वो डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया एंड तंजानिया, ठीक है, इंडिया और तंजानिया एग्री होना, 5 साल समझो 5 वर्षीय योजना टाइप चीज़ है। 5 ईयर रोड मैप, 5 ईयर रोड मैप यानी 5 वर्ष के लिए किस पे, डिफेंस कोऑपरेशन, यानी इंडिया और तंजानिया की जो मिलिट्री है आपस में जो डिफेंस की एक्सरसाइजेज रहेगी, डिफेंस से रिलेटेड ड्रिल्स रहेगी और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेगी वो आपस में मिलके करेगी। 5 साल के लिए ये एमओयू साइन हुआ है। इंडिया ने किसके साथ, सऊदी अरेबिया के साथ टाई अप किया है, किसके लिए, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस, ग्रीन हाइड्रोजन। बेसिकली क्या बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इंडिया ने किसके साथ टाई अप किया है, सऊदी अरेबिया के साथ, ठीक है, अरब कंट्री के साथ। इंडिया ने, अब एक और, इंडिया ने किसके साथ, अर्जेंटीना के साथ साइन किया है एक एमओयू, वापस बात कर रही थी, क्या नाम है, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ क्या साइन किया है, सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट, इसमें साइन किया गया है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में, ठीक है, इंडिया ने अर्जेंटीना के साथ ये साइन किया है। नेक्स्ट है, यूएस और वियतनाम साइन अ डील ऑन सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। इंडिया ने और किसके साथ साइन किया है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए, यूएस एंड वियतनाम के साथ। अभी हमने किसके साथ पढ़ा है, जापान के साथ, यूएस और वियतनाम के साथ भी साइन किया गया है। इंडिया एंड आर्मेनिया, इंडिया ने आर्मेनिया के साथ भी साइन किया है, क्या किया है, एमओयू साइन किया है, मोमेरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इन द फील्ड ऑफ शेयरिंग सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस। जो सक्सेसफुल डिजिटल सॉल्यूशंस यानी कि कैसे डिजिटली वर्ल्ड में हम एक दूसरे कंट्री की हेल्प कर सके टू बूस्ट देयर इकोनॉमी, ठीक है, उनके जीडीपी को बढ़ाने के लिए, इसके लिए इंडिया और आर्मेनिया ने आपस में एमओयू साइन किया है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अगला एमसीक्यू है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी ऐसी कंट्री है, हैज रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री वीज़ा, ठीक है, मुफ्त में वीज़ा देगी फॉर द इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म। अगर हम बात करें किसको दे रही है, इंडियंस को दे रही है, तो ये सिर्फ इंडियंस को नहीं दे रही, इंडिया के साथ साथ ऐसी 6 और कंट्रीज है हमारे आसपास की, जैसे कि थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है, ऐसे 6 टोटल और कंट्रीज है जिसको, यानी कि टोटल 7 कंट्री को क्या प्रोवाइड कर रही है, फ्री वीज़ा प्रोवाइड कर रही है। क्यों प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि उनका जो टूरिज्म सेक्टर है, उनकी जीडीपी में सबसे बड़ा रोल जो है वो किसका है, टूरिज्म सेक्टर का। और टूरिज्म सेक्टर अभी पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हो गया था, किस वजह से, एक तो वहाँ पे फूड क्राइसिस आ गया था, वहाँ की जो करेंसी है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई थी। सेकंड थिंग, पैंडेमिक, सबको पता है कोविड-19 जो पैंडेमिक था उससे पूरी दुनिया बर्बाद हो गई थी, पूरी दुनिया की इकोनॉमी डाउन हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारी चैलेंजेस देखे हैं उस कंट्री ने। तो ये कौन सा कंट्री है आपसे पूछा जा रहा है। अगर हम कुछ बात करें मलेशिया, मलेशिया का हमने क्या डिस्कस किया है, जब भी कंट्री आएगी उसकी करेंसी और उसकी कैपिटल्स डिस्कस करेंगे। मलेशिया की कैपिटल क्या है, कुआला लंपुर, ओके, कुआला लंपुर। मालदीव्स का क्या है, माले, ओके। भूटान का क्या है, थिम्पू। श्रीलंका का क्या है, कोलंबो। कोलंबो भी है, कहीं कहीं आपको महिला जयवर्धने भी मिलेगा, महिला जयवर्धने। तो चेंज होती रहती है कैपिटल सर्दियों में गर्मियों में, उस हिसाब से। अब डिस्कस करते हैं हम इनकी करेंसी, ओके, इनकी ये तो हो गया कैपिटल, कैपिटल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं करेंसी की। करेंसी यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें मालदीव्स की और श्रीलंका की, तो मालदीव्स का क्या है, इजी रहेगा इसलिए पहले बता रही हूँ, रुपया, हमारा रुपया चलता है, हमारा रुपया है, तो यहाँ क्या है, रुपया। श्रीलंका में क्या करता चलता है, रुपी। कौन सी रुपी चलती है, श्रीलंकन रुपी चलती है। हम बात करें मलेशिया, मलेशिया में क्या चलता है, रिंगिट, ओके। श्रीलंका की मलेशिया की करेंसी क्या है, रिंगिट। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूटान,
भूटान की करेंसी क्या है? ठीक है, ये हो गई हमारी सारी कंट्रीज और उससे रिलेटेड जो भी करेंसीज रही है। अब आपका क्वेश्चन है कि ये कौन सी कंट्री ने फ्री वीज़ा प्रोवाइड किया है? कौन सी कंट्री ने किया है? श्रीलंका ने। डन। कौन सी कंट्री ने किया है? श्रीलंका ने। आगे है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द, किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? किसका? एक एडटेक प्लेटफॉर्म है, यानी एजुकेशन से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म है, हेनरी हार्विन एजुकेशन। क्या नाम है प्लेटफॉर्म का? हेनरी हार्विन एजुकेशन ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सिंपल सीधा क्वेश्चन है, सिंपल सीधा आपका आंसर बनेगा। क्या नाम है? ऑप्शन ये हटा दो, आपका ऑप्शन बनेगा, क्या नाम है उनका? चेतन भगत। चेतन भगत किसको बनाया है? चेतन भगत को बनाया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कुछ रीसेंट एम्बेसडर्स देख लो। महेंद्र सिंह धोनी को किसका बनाया है? लेज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? माही भाई को लेज ने बनाया है। मोहम्मद शामी को, जो स्पोर्ट्स ब्रांड है क्या? पूमा, पूमा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसको? मोहम्मद शामी को। नीरज चोपड़ा को लॉरेंस एम्बेसडर्स बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी और किसके बने हैं? जियो मार्ट की, रिलायंस जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। कटरीना कैफ को यूनिक्लो इंडिया का बनाया गया है और ऋतिक रोशन को एक्सॉन मोबिल का बनाया गया है। आपको लगेगा इतना फटाफट क्यों चल रहा है? हम ये डेली डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आपके पास ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ रही है तो हम ब्रांड एम्बेसडर्स डिस्कस कर रहे हैं ताकि रिकॉल होता रहे, आपको याद रहता जाए। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ जनरल हॉस्पिटल सर्विस? ठीक है, जनरल हॉस्पिटल सर्विस आर्म्ड फोर्सेस के अंदर किसको बनाया गया है? क्या बनाया गया है? डायरेक्टर बनाया गया है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? किनको बनाया गया है? साधना सक्सेना नायर को। अगर आपको पता होगा एक मूवी भी आई थी इनके ऊपर, जाह्नवी कपूर की एक मूवी आई थी, सक्सेना बेस्ड ही, कुछ ऐसा ही नाम से मूवी था। ये कौन है? ये पहली वुमेन है, ठीक है, फर्स्ट वुमेन बनी है जनरल हॉस्पिटल सर्विस में एज ए डायरेक्टर इलेक्ट होने वाली। ओके, ये फर्स्ट वुमेन बन गई है। साथ ही साथ ये सेकंड एयर मार्शल बनी है, सेकंड वुमेन एयर मार्शल बनी है। कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर, ये सेकंड वुमेन मार्शल भी बनी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। क्या है? डायरेक्टर ऑफ जनरल हॉस्पिटल सर्विसेज आर्म फोर्स किनको बनाया गया है? एयर मार्शल साधना सक्सेना नायर को बनाया गया है। अभी हाल फिलहाल में ही राजकुमार, मैं समझो रिसेंटली, आपको पता है नेक्स्ट मंथ से इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं, तो राजकुमार राव को इलेक्शन कमीशन का नेशनल आइकॉन बनाया गया है। ठीक है, नेशनल आइकॉन बनाया गया। हम बात करें इलेक्शन कमीशन, तो अभी इलेक्शन कमिश्नर हमारे हैं कौन? राजीव कुमार। ठीक है, अभी आपके इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, इप्सिता दास गुप्ता को क्या मिला है? एसवीपी बनाए गए हैं और एमडी बनाई गई है कहाँ की? एचपी इंडिया की। एमडी बनाई गई है और एसवीपी बनाई गई है किसकी? एचपी इंडिया की। किनको? इप्सिता दासगुप्ता को। सीएमडी ऑफ इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि आईआरसीटीसी के नए सीएमडी अपॉइंट हुए हैं। कौन अपॉइंट हुए हैं? संजय कुमार जैन। किनको अपॉइंट किया गया है? संजय कुमार जैन को अपॉइंट किया है इन्होंने। किसको रिप्लेस किया है? महेंद्र प्रताप माल को। ओके, एक और है सीएमडी अपॉइंट हुए हैं कहाँ के? एचयूडीसीओ की बात करें तो क्या है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए सीएमडी बनाए गए हैं। इनका नाम क्या है? संजय कुलश्रेष्ठ। क्या नाम है? संजय कुलश्रेष्ठ। आगे चलते हम लोग। Who has been recently appointed as its national icon? अभी हमने डिस्कस किया नेशनल आइकन किसके? इलेक्शन कमीशन के नेशनल आइकन बनाए गए हैं। किनको बनाया गया है? अभी हमने डिस्कस किया किनको बनाया गया है? राजकुमार राव को बनाया गया है। अगला चलते हैं।
कुछ अपन बातें जान लेते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड, ठीक है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के मतलब होता है कि संविधान, जो इंडिया का, भारत का संविधान है, उसके अंदर इसके बारे में एक आर्टिकल होगा, एक आर्टिकल के थ्रू ये मेंशन्ड है उसके अंदर, ठीक है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स, ठीक है, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। बात करें इसका, इस फाउंड कब हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 के अंदर, ठीक है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करें 25 जनवरी को ही हम क्या मनाते हैं, वोटर्स डे। 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को ही वोटर्स डे मनाया जाता है इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर, ओके। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। फर्स्ट चीफ कौन रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके पहले चीफ कौन रहे, सुकुमार सेन। क्या नाम याद रखोगे आप, सुकुमार सेन। देखो स्टैटिक से रिलेटेड न्यूज़ है, अभी इलेक्शंस भी न्यूज़ में है, इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, तो जो स्टैटिक रिलेटेड न्यूज़ है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। फर्स्ट वुमेन चीफ कौन बनी थी, क्या नाम था, वीएस रमा देवी। क्या नाम है, वीएस रमा देवी बनी थी फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। 25th, अभी की बात करें, अभी कौन है, तो अभी है राजीव कुमार, हमने डिस्कस किया था। अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, राजीव कुमार। अभी कमिश्नर्स कौन से हैं, देखो एक तो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और क्या होते हैं, 2 आपके पास इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो 2 कौन कौन है, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। टेन्योर क्या होता है एक इलेक्शन कमिश्नर का, 6 साल होता है। अब वो 65 साल की एज में वो रिटायर हो जाते हैं, यानी कि 65 साल तक उनकी एज होती है, टेन्योर उनका रहता है, 65 साल तक वो सर्व कर सकते हैं एज ए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसेंटली अनवील्ड, क्या किया गया है, अनवील किया गया है इंडिजीनियसली, यानी कि स्वदेशी बेल्ट विक्रम-1 रॉकेट। कौन से इंस्टीट्यूट ने, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने विक्रम-1 रॉकेट बनाया है, क्या आंसर बनेगा आपका, स्काईरूट एरोस्पेस। किसने बनाया है, स्काईरूट एरोस्पेस। इसकी बात करें तो ये क्या है, एक स्टार्टअप कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, कहाँ की है, हैदराबाद की है, ओके, हैदराबाद की है। अब क्या टारगेट है इसका कि 2024 तक, ठीक है, 2024 तक इसको विक्रम-1 को अर्थ के जो सबसे आउटर ऑर्बिट है वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। और इसकी पेलोड कितनी है, यानी कि ये कितना वजन उठा पाएगा, पूरा पेलोड कितना है इसका, 300 kgs, 300 किलोग्राम इसका क्या है, पेलोड है। कौन किसका, विक्रम-1 का, जो विक्रम-1 रॉकेट है उसका। आगे चलते हैं। वर्ल्ड पोलियो डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन अक्टूबर 24। वर्ल्ड पोलियो डे हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम बात करें, इंडिया ने पोलियो फ्री होने का टारगेट कब का अचीव कर लिया है, 2011 के बाद से। 2011 के बाद से आज तक इंडिया में एक भी पोलियो के नए केसेस देखने को नहीं मिले हैं। हम बात करें तो 12 साल से, पिछले 12 साल से इंडिया में कोई भी पोलियो का नया केस नहीं देखने को मिला है। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग, व्हाट इज़ द थीम। इस बार जो वर्ल्ड पोलियो डे है उसका थीम क्या है, तो इसका थीम है अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर अ मदर एंड चिल्ड्रन। किनके के लिए, मदर हेल्दी रहेगी तो बच्चे हेल्दी होंगे, और बच्चे हेल्दी हैं तो उनको पोलियो होने का चांस नहीं है। डन, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, आपसे थीम पूछा जा सकता है पोलियो डे का, और वर्ल्ड पोलियो डे 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग, यूएन डिसआर्मेंट डे वीक, ठीक है। यूएन डिसआर्मेंट वीक की अगर बात करें, डिसआर्मेंट का मतलब क्या है कि यूएन, यूनाइटेड नेशंस है, उसका कहना है कि हमें न्यूक्लियर वेपन, एटम बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब्स, जो इतने सारे हम वेपन्स बना रहे हैं, बहुत सारी जो वॉर हो रही है, आपको पता है अभी इजराइल और पैलेस्तीन के बीच में वॉर चल रहा है, और डिस्कस करें तो रसिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, और छोटे छोटे स्ट्राइक्स अलग अलग कंट्रीज करती रहती है। तो इन सब चीज़ों से दूर रहना है, डिसआर्मेंट करना है, हानि नहीं पहुंचाना है। तो ये वीक कब से कब तक देखा जाता है, 24 से 30 अक्टूबर तक डिसआर्मेंट वीक बनाया जाता है। कौन बनाता है, यूनाइटेड नेशंस।
हमने कुछ MCQs डिस्कस कर लिए, अब इसी से रिलेटेड जो डिटेल न्यूज़ है एक बार वो डिस्कस करते हैं। क्या है? ISB प्रोफेसर, ISB के जो प्रोफेसर है क्या नाम है? सारंग देव, अपॉइंटेड बाय WHO। WHO ने अपॉइंट किया है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? ठीक है, WHO के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये बनेंगे आपके टेड्रोस गैब्रियस। ओके, टेड्रोस गैब्रियस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द इट्स टीबी एडवाइजरी ग्रुप। ठीक है, अगर हम टीबी की बात कर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस की अगर हम बात करें, तो इंडिया ने क्या टारगेट किया है? 2025 तक इंडिया टीबी मुक्त हो जाएगा, ट्यूबरक्लोसिस मुक्त हो जाएगा। प्रोफेसर सारंग देव हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप स्टैग फॉर ट्यूबरक्लोसिस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। किसने? WHO ने इन्हें ट्यूबरक्लोसिस के लिए अपॉइंट किया है। क्या अपॉइंट किया है? स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के एक मेंबर चूज हुए हैं, प्रोफेसर सारंग देव को अपॉइंट किया गया है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, चाइना इज बिल्डिंग, चाइना ने कुछ अच्छी सी चीज बनाई है। क्या नाम है? क्या बनाया? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर। नाम क्या है? ट्रीडेंट। क्या नाम है? ट्रीडेंट। बेसिकली ये काम क्या करेगा? इसको समुद्र, ओशियन, पैसिफिक जो ओशियन है उसके बहुत डीप में, ओके, बहुत ज़्यादा डीप में ट्राइडेंट को लेकर जाया जाएगा और वहाँ से वो क्या डिटेक्ट करेगा? देखो, पानी में आपने देखा होगा, पानी के अंदर जो सनलाइट है वो किरणें ऐसे डॉट 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 जैसी आती है ना, ऐसे पार्टिकल्स के फॉर्म में आती है। तो वही बहुत ज़्यादा एकदम डीपेस्ट में, एकदम सरफेस पे जब चली जाएगी, ये कहाँ लगी हुई होगी? ये जो ट्राइडेंट है इसको कहाँ लगाया जाएगा? एकदम पैसिफिक के सरफेस में लगाया जाएगा। तो वो वही वहाँ तक कैसे पार्टिकल्स पहुँच रहे हैं, कौन से रेयर पार्टिकल्स आ रहे हैं, उन सब की जानकारी, उन सब के ऊपर रिसर्च करेगी ये ट्राइडेंट। बेसिकली ये हमारा न्यूज़ है। चाइना किसका है? चाइना का एम्बार्किंग ऑन अ ग्राउंड ब्रेकिंग एंडेवर बाय कंस्ट्रक्टिंग एन इमेंस, क्या एक टेलीस्कोप बनाया है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में, का ध्यान रखेगी, मीन्स वहाँ से जानकारी इकट्ठा करेगी। नाम क्या है? ट्राइडेंट। कौन सी कंट्री ने बनाया है? चाइना ने। अगर हम बात करें, द एम्बिशियस अंडरटेकिंग विल रिजल्ट इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट न्यूट्रॉन डिटेक्टिंग टेलीस्कोप। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रॉन डिटेक्टिंग टेलीस्कोप होगा। ओके, सेट टू बी फिनिश्ड बाय 2030। 2030 तक बन के तैयार हो जाएगा, बनाया जा रहा है। क्या नाम है? ट्राइडेंट, अफेक्शनली नोन एज ओशियन बेल। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ये टेलीस्कोप है ट्राइडेंट, इसको ऑफिशियली किस नाम से जाना जाएगा? ओशियन बेल नाम से। क्या नाम से? ओशियन बेल। और हैलिंग इन चाइनीज, चाइना में इसका क्या है मतलब? हैलिंग। हैलिंग को क्या बोलते हैं? ओशियन बेल। दिस विल बी सिचुएटेड एट द डेप्थ ऑफ 11,500 फीट की गहराई पे जाकर, यानी इतनी गहराई में जाकर इसको लगाया जाएगा बीनीथ द, किसमें? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है, ठीक है, वेस्टर्न पैसिफिक जो महासागर है उसके अंदर इस टेलीस्कोप को लगाया जाएगा। वहाँ से ये पार्टिकल्स की जानकारी हम तक पहुँचाएगी। अगर हम बात करें नेशनल, नेक्स्ट न्यूज है हमारा नेशनल गेम्स। 37th नेशनल गेम्स कहाँ स्टार्ट हुए हैं? गोवा के अंदर। अभी 26 को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इस इवेंट का इनॉग्रेशन किया है। पहले ये इवेंट कब होने वाली थी? 25 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक। अब ये 26 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक ये इवेंट चलेगी। बेसिकली न्यूज़ यही है हमारा कि 37th जो नेशनल गेम्स है उसका क्या हुआ है? उसका इनॉग्रेशन वो स्टार्ट कर दिया गया है। कहाँ हुआ है? गोवा के अंदर। 6 से सिटीज़ होंगे, ठीक है, ऐसे टोटल 5 सिटीज़ होगी जहाँ पे कि ये खेल खेले जाएंगे। क्या क्या नाम है? वास्को, पोंडा, पंजिम, मार्गो एंड मापुसा। ये 5 गोवा की सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये गेम्स खेली जाएगी। द ऑफिशियल कमेंसमेंट डेट ऑफ द 37 नेशनल गेम्स वॉज अक्टूबर 2025। अक्टूबर 25, ठीक है, अक्टूबर 25 से गेम स्टार्ट होने वाला था। 26 को हुआ है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। द नेशनल गेम्स फॉर 2023 विल कंक्लूड, कब खत्म होगा? 9 नवंबर को ये गेम
ख़त्म हो जाएगा। मोर देन 10,000 से ज़्यादा एथलीट्स इसके अंदर पार्ट लेंगे, रिप्रेजेंटिंग जो इंडिया के 28 अलग अलग स्टेट्स हैं और जो 8 क्या है यूनियन टेरिटरीज़ हैं। जो यूनियन टेरिटरीज़ है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और 28 जो राज्य हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और जितनी भी सर्विस टीम्स है वो सारी पार्टिसिपेट करेगी। वेइंग मेडल अक्रॉस टोटल गेम्स 48 डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स। टोटल इसके अंदर गेम्स कितने खेले जाएंगे, तो टोटल 48 गेम्स खेले जाएंगे 37th एशियन गेम्स के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शिलोंग होस्ट ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव। शिलोंग ने क्या होस्ट किया है, ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इन नॉर्थ ईस्ट। छोटा छोटा न्यूज़ है, इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रीन टूरिज्म जो इंडिया कॉन्क्लेव था इस बार किसने होस्ट किया है। आंसर क्या बनेगा आपके, नॉर्थ ईस्ट में किसने होस्ट किया है, शिलोंग ने होस्ट किया है, शिलोंग ने होस्ट किया है। और पावर्ड बाय क्या था, इनक्रेडिबल इंडिया। इनक्रेडिबल इंडिया एक समझो एक इंस्टीट्यूशन है जो क्या करती है, इंडिया के जो भी इनक्रेडिबल प्लेसेस हैं, इंडिया के जो टूरिस्ट प्लेसेस है उसके बारे में डिटेल जानकारियाँ देती है। साथ ही साथ ये ईयरली कैलेंडर भी निकालती है। इसकी कैलेंडर बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल पिक्चर्स कैप्चर करती है। अ ग्रीन टूरिज्म कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज बाय, किसने ऑर्गेनाइज किया है, शिलोंग ने ऑर्गेनाइज किया है। द सेंट्रल गोल ऑफ द फॉस्टरिंग इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म। कैसा टूरिज्म करना है, इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल, यानी कि ग्रीन टूरिज्म करना है, ऐसे टूरिज्म करना है कि हमारा जो वातावरण है, हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है उसमें क्या हो, उसे किसी प्रकार की हानि ना हो। प्लेसिंग अ डिस्टिंक्ट फोकस ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। स्पेशली किस पे फोकस किया जाएगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पे। भा पॉल लिंगदो ग्रेस्ड द इवेंट एज द चीफ गेस्ट। ठीक है, ये कौन थे, चीफ गेस्ट थे इस इवेंट के अंदर। आगे हम बात करते हैं, सबको पता है पैरा ओलंपिक्स गेम, पैरा एशियन गेम्स चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, हांगझाओ चाइना के अंदर पैरा ओलंपिक्स, पैरा एशियन गेम्स चल रहे हैं, ओलंपिक्स नहीं। तो इसमें क्या न्यूज़ है, पैरालंपिक्स जैवलिन थ्रोअर क्या नाम है, सुमित अंतिल। जो सुमित अंतिल है ब्रेक, उन्होंने क्या किया है, खुद का ही वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। डन, क्या याद रखना है, पैरा एथलेटिक जो है क्या नाम है उनका, सुमित अंतिल, इन्होंने गोल्ड जीता है। ठीक है, इन्होंने जैवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड जीता है, ये आपके लिए न्यूज़ है। कितना बनाया है, 73.29 एफर्ट ऑन द वे ऑफ विनिंग द गोल्ड एज ए लेड बाय इंडिया वोपिंग 30 मेडल हॉल। सिर्फ आपको याद रखना है 73.29 मीटर का इन्होंने भाला फेंका है। 2000 इनको क्या क्या मिल चुका है, 2021 में खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है इनको। साथ ही साथ हम बात करेंगे 2022 में इनको पद्म श्री भी मिल चुका है। ओके, ये जो इससे पहले पैरा ओलंपिक्स थे उसमें भी ये गोल्ड मेडल लेकर आ चुके हैं इंडिया के लिए। आगे हम बात करें, सेंटर अप्रूव 22,303 करोड़ रुपए दिए जाएंगे एज अ सब्सिडी दिया जाएगा, किसको, की फर्टिलाइजर्स के रूप में। की फर्टिलाइजर्स की बात करें तो एक तरीके से खाद के लिए इतने रुपए दिए जाएंगे, इतने का बजट है, 22,303 करोड़ का बजट है, गवर्नमेंट ने सेट किया है। डिटेल में एक बार हम न्यूज़ देखते हैं है क्या। अगर हम इससे फर्टिलाइजर से बात करें तो हमने कल एक न्यूज़ डिस्कस किया था, डीएपी क्या है, डाई अमोनिया फॉस्फेट। डाई अमोनिया फॉस्फेट, ये न्यूज़ हमने कल डिस्कस किया था। इसमें क्या है कि 500 ml की जो डाई अमोनिया फॉस्फेट की डैप की जो बॉटल होगी वो 45 से 50 किलो की जो यूरिया का खाद का जो बोरी होता है वो पूरा रिप्लेस कर देगी। गवर्नमेंट का टारगेट क्या है कि ऐसे कितने 8 करोड़ ऐसी बॉटल्स बनाने का फिलहाल का टारगेट है गवर्नमेंट का। क्या है न्यूज़ हमारा, द इंडिया गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सब्सिडी रेट्स पे बात करेगी, सब्सिडी रेट्स कुछ कम करेगी, किसके ऊपर, जो फर्टिलाइजर्स है, की फर्टिलाइजर्स, यानी किसी भी किसान को अपने उपज, अपने फसल के लिए जो इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स चाहिए ही चाहिए होता है। जैसे कुछ फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करें नहीं करें, पर कुछ फर्टिलाइजर्स जो प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए ही चाहिए होता है, एकदम मैंडेटरी है, उसके ऊपर सब्सिडी देगी। वो कौन से है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है और पोटेशियम है। इसके ऊपर क्या करेगी सरकार, सब्सिडी देगी। उसके लिए कितना, 22,303 करोड़ रुपए का आउटले सेट किया गया है।
बजट सेट किया गया है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन फार्मर, इससे फार्मर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्पैक्ट होगा? यूरिया विल रिमेन हाईली सब्सिडाइज एट कितने, 266 रुपये पर बैग। एक बैग यूरिया का कितने रुपए में मिलेगा उनको, 266 रुपये के अंदर मिलेगा। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, जो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स है जैसे कि डैप, जो डीएपी अभी हमने डिस्कस किया, विल कॉस्ट RS 1350 रुपये पर बैग। एक बैग 1350 रुपये का आएगा। NPK वेराइटीज एट एन एवरेज रेट ऑफ 1470 रुपये बैग मिलेगा। MOP का रेट क्या रहेगा, 1655 रुपये रहेगा। ये इसकी प्राइजेस रहेगी। ये चीज़ें फार्मर के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, एयरबस ने टाई अप किया है। एयरबस एक एरोप्लेन बनाने वाली जो एयरक्राफ्ट बनाती है कंपनी है, उसने किसके साथ टाई अप किया है, IIT कानपुर के साथ टाई अप किया है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कहाँ, कानपुर, एंड एयरबस, जो एयरबस है एयरक्राफ्ट बनाती है कंपनी है, हैव फॉर्मलाइज देयर पार्टनरशिप थ्रू अ में, समझो कि क्या है, कानपुर, IIT कानपुर ने और एयरबस ने क्या किया है, एक MOU साइन किया है। ओके, दिस लैंडमार्क एग्रीमेंट साइंड एम्स टू सिग्निफाई एंड एनहेंस द एरोस्पेस सेक्टर टैलेंट पूल इन इंडिया। यानी कि IIT कानपुर से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या फिर साथ ही साथ इंडिया के और जगह पे जहाँ भी एरोस्पेस से रिलेटेड जो एजुकेशन सेक्टर है, उसको बूस्ट करेगा कौन, IIT कानपुर और एयरबस करेगा। ओके, होप तो आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो। हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस किए हैं, जो भी आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमारे लिए बन रहे थे, हमने वो सारे न्यूज़ डिस्कस किए हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर SSC आपका सपना है तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आई है। आपको सब आपके जो भी सपने हैं उसको सच करने के लिए सेंट्रल लेवल पे अगर आपको जॉब चाहिए तो पेगासस करियर एकेडमी आपके लिए एक फाउंडेशन बैच लेकर आई है, जिसके अंदर आपको बहुत ही एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड मेंटोर्स मिल जाते हैं, फैकल्टीज़ मिल जाती है, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, GS, मैथ्स, इन सब से रिलेटेड। ओके, बात करें SSC जितने भी एग्जाम्स लेती है, जैसे CGL, CPO, CHSL, MTS, स्टेनो, GD, दिल्ली पुलिस, इन सब के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे बेस्ड ही आपको मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आपको ये लाइव क्लास ज्वाइन करनी है, करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ पेगासस करियर एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है, जो आपको गूगल प्ले और ऐप स्टोर दोनों पे ही मिल जाएगा। वहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना है और कोर्स के लिए एनरोल करना है। तो होप ये सेशन आपको अच्छा लगा और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास।